देखो बच्चों, अभी तक हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के दो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो पढ़ ली है। आगे हम जो भी रिमेनिंग पार्ट जो बचा है पूरे चैप्टर का वो इसमें खत्म करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। तो इसमें पहला टॉपिक है कि लंबवत वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वो कैसे गति करेगा। देखो, हम ये जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलता है, कि इधर प्लस होता है और इधर होता है माइनस। अगर कोई भी प्लस का आवेश धनात्मक आवेश है और वो गति करने के लिए स्वतंत्र है तो प्लस का आवेश किधर गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर यहीं पे ये माइनस का आवेश होता तो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे लंबवत कोई आवेश प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये हमें कोई भी दो लाइनें दी है, इन दो लाइनों के बीच में इस तरह से वैद्युत क्षेत्र कार्यरत है और ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान है E, और ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमें x दी गई है। तो इस x दूरी को तय करने में मान लो कोई आवेशित कण है Q और वो इस तरह से लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। तो लंबवत जब ये प्रवेश करेगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा और वो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। तो जब इस पर जो बल कार्य करेगा वो ऊपर की दिशा में इस तरह से कार्य करने लगेगा। ठीक है, और उस बल का मान F = होगा QE के बराबर। जब इस पर बल कार्य करेगा और हमने V वेग से इसको इस दिशा में फेंका है तो ये कुछ इस तरह से प्रक्षेपित होकर बाहर निकल जाएगा, इस तरह से गति करेगा। अब ये आवेशित कण गति करते हुए यहाँ निकला तो नॉर्मली अगर ये जाता तो नॉर्मली इसको किस तरह जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था ऐसे। तो ये अपनी स्थिति से जो विस्थापित हुआ इसको हम कहेंगे बाई की दिशा में बाई विस्थापन हो गया। ठीक है, तो अब समझो सबसे पहली चीज क्या आई कि प्रारंभ में x दिशा में कण का वेग कितना है, वो है ux = v। ठीक है, और प्रारंभ में बाई दिशा में कण का वेग u/, वो 0 है। शुरुआत में कोई भी वेग नहीं है जो बाई की दिशा में कार्य कर रहा हो। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे इन चीजों को देखते हुए अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। ठीक है, जो जो चीजें हमने मान ली वो ये होगी। अब समझना ध्यान से। ठीक है, कि हमने अगर x दिशा में देखें तो क्या x दिशा में हमने जो वेग दिया उसके अलावा कोई और बल कार्य कर रहा है, कोई बल नहीं कार्य कर रहा, तो x दिशा में कोई त्वरण नहीं आएगा। तो x दिशा में त्वरण ax बराबर आ जाएगा 0 और y दिशा में त्वरण क्या आएगा, a = हो जाएगा QE/m। ठीक है, m = QE होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो वहां से QE भी बल है और m भी बल है, तो a बराबर QE/m निकल आएगा। अब समझो कि x दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो तय की है उसमें मान लेते हैं कि t समय लगा। तो x दूरी तय करने में आवेशित कण को लगा समय t = क्या हो जाएगा, x/v, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल आ जाएगा। अब t समय में बाई दिशा में इसने बाई विस्थापन तय किया है, तो t समय में बाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन क्या होगा,
विस्थापन। तो गति का जो नियम होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बराबर यू बाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर। तो u बाई जीरो है तो बाई बराबर आ जाएगा हाफ ए की वैल्यू है क्यू ई अपॉन एम और t की वैल्यू है x अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये बाई दिशा में विस्थापन निकल आएगा। अगर हमें बाई दिशा में वेग निकालना हो तो बाई दिशा में कण का वेग, अगर हमें बाई की दिशा में कण का वेग निकालना है तो हम वेग गति का पहला नियम क्या होता है, v बराबर यू टी वो u प्लस ए टी, तो यहाँ आ जाएगा v बाई बराबर u बाई प्लस ए बाई इंटू टी, तो ये जीरो है और ये है क्यू ई अपॉन एम और t की वैल्यू है x अपॉन v। तो जो वेग आएगा बाई दिशा में वो ये वेग निकल आएगा, ठीक है, बाई की दिशा में। अब यहीं पे अगर हमें कुल वेग निकालना हो तो जो कुल वेग होता है वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र। तो वी एक्स और वी वाई का जो हमारा क्या बोलते हैं तुल्य आ जाएगा या परिणामी जो आ जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आवेशित कण की अगर लंबवत दिशा में गति कराई जाए वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका मात्रक विमान जो कुछ भी पूछा जाता है सारी चीजें मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये समझ लो। तो किसी दी गई सतह से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अगर कोई भी हमें सतह दी गई उससे लंबवत जितनी भी बल रेखाएं निकल के जा रही होंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसी को कि वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को, बिंदु गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको याद रहे। तो फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या, थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ठीक है। ये हमारा थीटा है यहाँ पे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप वैद्युत फ्लक्स की बात करें कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, या वोल्ट इनटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। अगर हमें फाई की विमा निकालनी हो तो फाई की विमा क्या आ जाएगी, देखो अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो विमा है, तो वैद्युत क्षेत्र की विमा हमें अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसे भी निकाल सकते हैं। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन होती है। अब इसमें किसका गुणा कर देंगे, एल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अब अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र जो है वो समान ना हो तो फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, इसका भी हम यूज करते हैं फाई का, ठीक है। तो इस तरह से हम
जो क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम परिभाषित करते हैं। दूसरी चीज इसमें जो नया शब्द आया वो आया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो बड़ी सिंपल सी चीज है, ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप। और एन कैप क्या है, ये इकाई सदिश है एन कैप, जिसकी जो दिशा होगी, जिसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। तो जैसे मान लो ये कोई सतह दी है और इस सतह के क्षेत्रफल सदिश की हमें दिशा पूछी है, तो वो ऊपर की ओर होगी लंबवत या नीचे की ओर होगी लंबवत। इस सतह के लंबवत होनी है, कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। अगर कोई सतह खुली हुई है तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी सतह के लंबवत। अगर यहीं पे ये सतह बंद होती, जैसे मान लो कि यहाँ पे ही ये कोई वर्ग या घन हो जाता, तो मान लो ये हमें एक आकृति दी जा रही है, ऐसी ही एक और आकृति हमें दे दी गई। अब हमने इन दोनों आकृतियों की सहायता से इसको एक घन बना दिया, ये घन है। अब ये जो घन होगा, इस घन की सतह जो होंगी, देखो ये वाली सतह है, इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, तो इसकी दिशा होगी ऊपर की ओर, इस वाले की दिशा होगी इधर, इस वाले की दिशा होगी इधर, नीचे वाले की नीचे, और जो आगे दिखाई दे रहा है उसकी बाहर की ओर। यानी जो बंद सतह होती है उसके लिए क्षेत्रफल सदिश की सतह बाहर की ओर होती है। मान लो कि ये कोई गोला है, अब इस गोले के इस हिस्से पे हम पहुंचे और यहाँ पे हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकाल रहे हैं, तो ये बाहर की ओर होगी। अगर यहाँ पहुंचेंगे तो इस जगह पे इधर बाहर की ओर होगी। इस तरह से क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी अगर आकृति बंद है, गोलाकार है तो, ठीक है। और खुली हुई है तो क्या होगी, वो सतह के लंबवत हो जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, लगभग हर साल पेपर में पूछी जाती है ये। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं कि क्या स्टेटमेंट है गॉस का। तो गॉस के अनुसार किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में, उस बंद सतह में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इन अपॉन ε0। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर क्यू आवेश रखा है, तो इस सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कुल क्यू इन मतलब अंदर क्यू है और अपॉन ε0 गुना होता है, ठीक है। अब इसका सत्यापन और पूछ लिया जाता है कि गॉस की प्रमेय को सत्यापित करके बताओ। तो अगर सत्यापन पूछा जाए तो कैसे करेंगे, तो गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो गॉस की प्रमेय का सत्यापन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि बिंदु आवेश को हमने ले लिया Q, तो और उस बिंदु आवेश के चारों ओर हमने गॉसी सतह बना दी और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कि ये R है। तो R दूरी के इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या कुछ भी ज्ञात करना हो, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है K
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा और उसकी जो दिशा होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। और अगर हम यहाँ पे कोई डी ए क्षेत्रफल लेते हैं तो उसकी भी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी डी ए की क्षेत्रफल की। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगी। तो फाई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, ई डी ए कॉस थीटा। अब ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए इंटू कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचा डी ए। अब के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी ए का समाकलन करेंगे तो इस पूरा ये जो हमने गॉसी सतह ली है ये गोली है, ठीक है, एक गोला बनाया है चारों ओर इसके। तो ये गोला होने के कारण इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू निकल आएगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यही गॉस की प्रमेय होती है। तो सत्यापन करने को कभी आ जाए तो इस तरह से हम इसे सत्यापित भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय कब लागू होती है। तो गॉस की प्रमेय केवल बंद सतहों पर लागू होती है, पर लागू होती है। तो जो बंद सतह होंगी उन्हीं पर केवल और केवल लागू होगी। दूसरी चीज इसका भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आवेश है और जैसे मान लो ये कोई भी आकृति है, इसके अंदर Q1 और Q2 आवेश है, बाहर Q3 आवेश रखा है, तो फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। Q3 जो बाहर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो निर्भर नहीं करता, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो कि ये एक छोटा सा कोई गोला है, ठीक है, तो इसके अंदर क्यू आवेश रखा है। ये कोई बड़ा गोला है जिसके अंदर भी क्यू आवेश रखा है। तो इन दोनों के लिए ही अगर फाई निकालेंगे तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि किस आकार का है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज आकृति पर भी ये निर्भर नहीं करता कि मान लो ये गोला है, इसके अंदर क्यू आवेश है, और दूसरा इधर मान लेते हैं कि हमने कोई एक डब्बा ले लिया और इस डब्बे के अंदर भी हमने क्यू आवेश रख दिया। तो इन दोनों के लिए ही जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, यानी कि कोई भी आकार बना रहे अगर वो बंद है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और ये जो नियम होता है गॉस की प्रमेय, यह परिबद्ध गतिमान आवेश पर भी लागू होता है। ठीक है, जो भी आवेश गतिमान हो और वो बंद हो लेकिन, तो उस पर भी ये लागू होगा। और एक अंतिम चीज ये आती है कि जिन जिन में व्युत्क्रम वर्ग का पालन होता है, तो गॉस की प्रमेय उन सभी स्थानों पर कार्यरत होती है जिनमें भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। ठीक है, जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन हो, उन सभी क्षेत्रों पर गॉस की जो प्रमेय है वो लागू होती है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमें एक आकृति दी है और इसके अंदर कोई आवेश क्यू रखा है, ऐसी ही हमें एक और आकृति दी है, ये अर्धगोले में बना रहा हूं और ये बाहर क्यू रखा है, और एक जो आकृति दी है वो ऐसी दी है अर्धगोला और यहाँ पे क्यू रखा है, ठीक है। 3 अर्धगोले दिए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर रखा हुआ है आवेश, यहाँ पे आवेश बाहर है, यहाँ तो बाहर होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो 0 होगा, क्योंकि बंद सतहों पे केवल ये लागू होती है। अब यहाँ देखेंगे तो हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे तो गोला बनेगा, तो जो अर्धगोला होगा तो आधा जो फ्लक्स होगा वो ऊपर से गुजरेगा, आधा फ्लक्स
नीचे से, तो यहाँ 5 इज इक्वल टू होगा Q/2ε0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई घन है और उस घन के अंदर कोई Q आवेश रखा है तो उसकी किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो घन में 6 सतह होती हैं, तो कुल Q/ε0 निकलेगा, तो एक सतह से Q/6ε0 निकलेगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हम गॉस की प्रमेय को लागू करते हैं तो हमें एक गॉसी सतह लेनी पड़ती है। तो गॉसी सतह के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि यह काल्पनिक होती है। ठीक है, जो गॉसी सतह है वो हम अपनी तरफ से मान रहे होते हैं। दूसरी चीज कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो वो गॉसी सतह पर होना अनिवार्य है, यानी कि वो बिंदु गॉसी सतह पर होना चाहिए जिस बिंदु पर भी हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तीसरी चीज, गॉसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर गॉसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का मान नियत या शून्य होना चाहिए। तो जिस भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे होंगे तो उस गॉसी सतह, उसके लिए हमने गॉसी सतह बना ली। अब गॉसी सतह पे जितने भी बिंदु हैं उस पर वैद्युत क्षेत्र या तो नियत होना चाहिए या वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि गॉसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर गॉसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 0 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जिस भी बिंदु को हम देखें उन सभी बिंदुओं पर यह काम होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर कोई बिंदु आवेश हुआ तो बिंदु आवेश के लिए जो गॉसी सतह लेंगे वो गोली होगी। ठीक है, जैसे कोई बिंदु आवेश है तो उसके चारों ओर एक गोला बनाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा कोई रेखीय आवेश हुआ तो रेखीय आवेश के लिए जो गॉसी सतह लेंगे वो बेलनाकार होती है। जैसे मान लो ये कोई रेखीय आवेश है तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक बेलन बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ आवेश वितरित होता तो वो बेलनाकार होती। ऐसे ही अगर हम चादर या प्लेट ले लें तो उसके लिए भी जो गॉसी सतह होती है वो बेलनाकार ही होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम गॉसी सतह में याद रखेंगे। इसके बाद अगली चीज ये आती है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से देखो ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या हमें कूलाम का नियम पूछा जाए, ठीक है, दोनों ही एक ही डेरिवेशन है। अगर कूलाम का नियम पूछा जाए तो कुछ लाइन जो आगे बढ़ेंगी वो बढ़ानी है, नहीं तो नहीं बढ़ानी है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है,
तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उस लिस्ट में ये आपकी होनी चाहिए। तो अगर हमें बिंदु आवेश के कारण निकालनी है तो सबसे पहले मान लो हमने बिंदु आवेश ले लिया Q, और उसके चारों ओर बिंदु आवेश के कारण जो गॉसीय सतह होती है वो गोली होती है, एक गॉसीय सतह ले ली। अब इस गॉसीय सतह को लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस बिंदु पर मान लो कि जहां पे भी पहुंच गए, तो इस बिंदु पर हम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा और क्षेत्रफल भी इधर होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसा ही होगा। अब ये दूरी मान लो हमने R ले ली कि R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे DA और E दोनों इधर ही हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। तो गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा EDA cos थीटा बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो E बाहर आ जाएगा, क्योंकि भाई हर एक बिंदु पर E एक समान है, और DA cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E इंटू DA हमारा क्या है, इस पूरे का, ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू निकल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है बिंदु आवेश के कारण। अब अगर हमें यहीं पर कूलम का नियम भी सिद्ध करना हो तो मान लेते हैं कि ये मान लो बिंदु हमने मान लिया P, तो माना बिंदु P पर कोई अन्य आवेश Q नोट रखा है, तो Q नोट पर लगने वाला बल अगर हमें निकालना है तो F इक्वल टू होगा Q नोट इंटू E। अब E की वैल्यू ये है, तो F इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q Q Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और यही हमारा कूलम का नियम होता है। तो कूलम के नियम में जो निकाला है वो वैद्युत बल ही निकाला था, पर वो इतना ही आया था। तो ये हमारा डेरिवेशन होता है कि अगर हमें कोई भी वैद्युत क्षेत्र निकालना हो बिंदु आवेश के कारण, या कूलम का नियम सिद्ध करना हो गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारी कि अगर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी वो कहेगा कि गॉस की प्रमेय से आप निकालो, कभी वो सिर्फ अनंत लंबाई के तार के कारण कहेगा, तो हम दोनों ही केस में इसको यूज कर सकते हैं अगर तार अनंत लंबाई का है तो। जब तक कि ये ना कहा जाए कि हम जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, उसका यूज करके निकालो, तब तक हम इसी से निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करेंगे, एक तार लेंगे, इसकी लंबाई हमें अनंत लेनी है, तो मान लो इधर भी इन्फिनिट जा रहा है और इधर भी इन्फिनिट जा रहा है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके लिए मानना पड़ेगा कि गॉसी सतह बनाए हम। ठीक है, तो मान लेते हैं जो जो चीजें हमें माननी होती है इसमें जो दिया जाएगा, माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। ठीक है, तथा इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसी सतह बनाएंगे।
ठीक है। गॉसियन सतह बनाने के बाद क्या करेंगे कि जो तार है, इस तार से मान लो कि हमें r दूरी पर या a दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये दूरी हमने मान ली a है। तो तार से a दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस की सतह जो बनाएंगे, तो उस सतह के लिए जो नियम हमने अभी देखे थे, उन नियमों का हम पालन करेंगे इसमें, कि जो भी गॉसियन सतह हम बनाएंगे, मान लीजिए हम गॉसियन सतह बना रहे हैं, तो ये जितना उधर होगा उतना ही इधर ही होगा। ठीक है। अब हमने ये एक बेलन बना दिया। ठीक है। अब इस बिंदु पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो डी ए इधर ही होगा बाहर की ओर। तो ये डी ए हो गया और वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रहेगी वो 0 डिग्री आएगी। अगर हम इस सतह पे जाएंगे तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण आएगा वो थीटा 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे इधर हमारा क्षेत्रफल होगा और इधर वैद्युत क्षेत्र होगा ई। तो यहाँ पे भी जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इनको सतह मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ चाहो तो आप पहले से ही लिख सकते हो ये चीजें कि सतह समतल सतहों पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। अतः इन दोनों सतहों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है। तो अब अगर हम फाई निकालेंगे तो जो फाई हमारा आएगा, तो वो फाई फिर अब किसके हिसाब से आएगा, जो फाई हम निकालेंगे वो इसी के हिसाब से आएगा जो हम माने हैं। ठीक है। तो अब फाई अगर हम लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू आएगा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू ई टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई इन दोनों के लिए तो फाई 0 हो ही चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बची, वक्री सतह। तो यहाँ आ जाएगा ई इंटू डी ए कॉस 0 बराबर क्यू इन। अब क्यू इन भी हमें निकालना पड़ेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल, तो यहाँ लैम्डा एल आ जाएगा क्यू इन की जगह पे। तो ई इंटू, अब इस क्षेत्रफल का जो वक्राकार होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। अब एल तार की लंबाई ले ली यहाँ पे हमने, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। अब अगर हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह पे यहाँ पे ए माना है हमने, तो ए ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन ए। तो ये अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण आता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित
अनंत लंबाई की चादर या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे सब। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो चित्र ही होते हैं, तो मैं चित्र बना देता हूं कि मान लो ये हमारी चादर या प्लेट है। तो इस पे पूरी पे आवेश वितरित है एक समान रूप से, ठीक है। अब हमें इसके लिए पहले गॉसी सतह बनानी, तो गॉसी सतह बनाने के लिए इसके लिए बेलनाकार बनती है। तो यहाँ गॉस की सतह कुछ इस तरह से दर्शाई जाएगी, ठीक है। आप जब बनाओ तो एक लाइन में अलाइन होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी तीन सतह हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और तीसरा वक्राकार हिस्सा है। तो यहाँ पे ई और डी ए दोनों की दिशा सेम होगी, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ई और डी ए दोनों इधर ही होंगे तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन वक्राकार हिस्से को देखो तो यहाँ क्षेत्रफल इधर होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, तो यहाँ थीटा आएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका हमें क्या दिया जाएगा, सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो माना चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद जो वक्राकार सतह है वहां पर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वक्राकार सतह के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। अतः इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है। अब यहां शून्य हो गया, तो अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना है तो कुल फ्लक्स क्या होगा, दोनों समतल सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पे दोनों जो समतल सतह हैं वो दोनों एक जैसी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से समझने वाली बात क्या है कि यहाँ एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि माना प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो ए है, अगर प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो ये आ जाएगा 2 ई डी ए कॉस 0 बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो ई बाहर आ जाएगा 2e इंटू ए। इस डी ए का अगर हम समाकलन करेंगे cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा तो ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल होता है कि अगर हम किसी भी एक समान रूप से आवेश से समतल चादर या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो गोला होते हैं गोली चालकों के कारण, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। हमें कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आंकिक प्रश्न जिन्हें बोलते हैं और जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वो जरूरी भी है, उन्हें और कर लेते हैं थोड़े से वो, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, आवेश दिया है, तो Q इक्वल टू दिया 1 कूलाम।
और ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू होता है NE, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू दी है 1 और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो यहाँ अगर मान रखेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और इसको अगर आप भाग दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 16 का भाग 10 में देंगे तो ये 0.625 इंटू 10 की घात 19 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे अगर हम एक कूलम आवेश लेना चाहते हैं। तो एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः जिन पर आवेश दिए हैं 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश हैं, तो इनके बीच कितना बल होगा। तो देखो बल पूछा है तो हमें जो दिया है वो देख लो। तो Q1 की वैल्यू दे दी इसने 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम। Q2 की वैल्यू दी गई हमें 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और बीच की दूरी R दी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सभी जो मात्रक होने चाहिए वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R², और K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात -7, और R की वैल्यू दी है हमें 30 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले घातों को देखो, यहाँ 10 की घात 9 है, यहाँ 10 की घात -7 है, यहाँ 10 की घात -7 है, तो माइनस की घातें होंगी -14, और यहाँ ये 9 है, तो घात ऊपर जो बची वो बची 10 की घात -5, ठीक है। अब नीचे 10 की जो घातें हैं वो हैं 10 की घात -4, अब इंटू 30 हो जाएगा, और इधर क्या बचा है 9, 2 और 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 से ये कटेगा 10 बार, इधर 3 का भाग देंगे तो यहाँ 3 और यहाँ ये आ जाएगा 10, तो ये 2 10 की प्लस की घातें होंगी, तो यहाँ 10 की माइनस की 2 बचेंगी, ठीक है। ऊपर बचा हमारे पास 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, इतना बल लगेगा। और दोनों ही आवेश एक दूसरे के बीच में जो बल लगाएंगे, और ये जो बल होगा तो वो दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर प्रकृति भी कभी पूछी जाए तो बता देना, ठीक है। समझ में आ गया, सरल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। तो अलग अलग इन आवेशों का मान याद करना है कि Q1 और Q2 जो होंगे वो क्या होंगे। अब देखो F इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। अब R की वैल्यू दी है 0.1 और Q1 प्लस Q2 दिया है 9 माइक्रोकूलम, और F की वैल्यू दी है 18 न्यूटन। तो ये रख दो सारे मान, 18 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 9 से कट गया 2 बार, ठीक है। अब इसको Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 0.01 गुणा 10 की घात -9, यानी इधर से भाग हो जाएगा इसका 10 की घात 9 का, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2 गुणा 10 की घात -11। अब ये दोनों का गुणनफल आ गया हमारे पास और योग हमें पता है कि Q1 प्लस Q2 कितना है, लेकिन हमें निकालना है अलग अलग इनके मान क्या होंगे, ठीक है। तो अगर हमें अलग अलग मान निकालने हैं तो ये हमें पता चलेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से समझो कि इसको हम अगर इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें Q1 प्लस Q2 पता है, ये रहा, और हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट के अंदर Q1 प्लस Q2 को माना है 9 गुणा 10 की घात -6 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू Q1 Q2 का मान हमने क्या निकाला है 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 981 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 4 दूनी 8। तो इसको लेके अब इसको अगर हमें 10 की घात माइनस 12 बनाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 80 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो ये अंडर रूट के अंदर केवल 10 की घात माइनस 12 बचेगा, तो बाहर निकल के हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इस सवाल को हम थोड़ा सा इस लिखाई को छोटा कर लेते हैं, जगह हम कम छोड़ पाए थे इसके लिए। तो लिखाई को छोटा करके फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो Q1 माइनस Q2 है ये हमने निकाल लिया 10 की घात माइनस 6। इसको समीकरण सेकंड मानो और इसको समीकरण मानो फर्स्ट। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की घात माइनस 6। अगर हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 2Q1 बराबर आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो Q1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक है, ये Q1 आ गया। तो Q2 अगर निकालना है, दोनों का जोड़ 9 था, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें जो दिया है वो ये है कि एक प्लास्टिक की एक गोली है P, ये यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान है M की वैल्यू दी है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 15 किलो और दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। तो इस गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। यानी कि हमें आवेश तो पूछा ही है, आवेश में भी ये पूछा है उस आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि M हमें पता है, Q हमें निकालना है। अब हमें देखो V दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र E कितना आएगा, E इक्वल टू होगा V/D। तो V की वैल्यू दे दी इसने 1000 और D की वैल्यू दे दी 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो E आ जाएगा हमारा 5 गुणा, से कट गया 500 बार, तो 500 गुणा 10 की घात 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर कुछ भी लिख सकते हैं। E आ गया हमारे पास। अब हमें M पता है, G की वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो QE इक्वल टू mg कब है ये, संतुलन की अवस्था में। अब यहाँ पे E इक्वल टू QE इक्वल टू mg आ गया, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, mg/E। अब M की जो वैल्यू है वो दी है हमें 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 15। G की वैल्यू होती है 10। E की वैल्यू हमने निकाल ली 5 गुणा 10 की घात प्लस के 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 32 दूनी 64। तो 6.4 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ये आ गया आवेश। और Q इक्वल टू होता है NE, तो N इक्वल टू आ जाएगा Q/E। तो 6.4 इंटू 10 की घात माइनस 19 बट्टे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। इससे कट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, तो यहाँ बचा 64 बट्टे 16, तो 16 चौके 64। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पर धन आवेश होगा। क्यों धन आवेश होगा कि mg नीचे की ओर लगेगा और QE ऊपर की ओर लगेगा, तभी तो ये संतुलन में आएगा। तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, जैसे धन आवेश आने की वजह से ये जो आवेश है वो प्लस का है। प्लस का आवेश कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इस P पर, गोली P पर 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जो सामान्य होगा तो सामान्य से 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 और 10 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थिति में रखते हैं। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखो, मैंने जब भी आपको
विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो उस समय पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और उदासीन बिंदु करके बताया था आपको। तो Q1 की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁻⁹ कूलम, Q2 की वैल्यू दी है 10 × 10⁻⁻�19 कूलम और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। तो मान लेते हैं कि किसी भी एक आवेश से इस वाले आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु है A, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो बिंदु A पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य करेंगे, Q1 के कारण एक Q2 के कारण। तो E1 = किसके आ जाएगा, E2 के। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो वो आएगी KQ/x² बराबर KQ2/ यहाँ पे ये आएगा R-x, तो R-x²। अब K से K कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इनका तो ये आ जाएगा √Q1/x = √Q2/R-x। वर्गमूल ले लिया दोनों ओर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कि √Q1R -√Q1x = √Q2x। तो √Q2x बराबर प्लस √Q1x बराबर √Q1R। तो ये यहाँ से x की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी √Q1R/√Q2 प्लस √Q1। अब यहाँ पे हमें Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू दी गई है तो उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x = √Q1। तो Q1 हमें दिया है 5 × 10⁻⁻⁹, तो √5 × 10⁻⁻⁹/√10 × 10⁻⁻⁹ प्लस √5 × 10⁻⁻⁹ और r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है लगभग 0.41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मीटर में आएगी तो 41 मीटर मिलेगी। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो और ये भी यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये कितना दूर है और दूर किस वाले आवेश से है, Q1 से, छोटे वाले आवेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो E दिया है हमें 450 वोल्ट प्रति मीटर और Q दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। तो E = होता है KQ/R²। तो R² = KQ/E। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी √KQ/E। सबके वैल्यू रख दो यहाँ पे 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू है यहाँ पे 5 × 10⁻⁸ और E की वैल्यू दी है 450 और इन सबको अगर हम सॉल्व कर लें तो R की वैल्यू निकल आएगी 1 मीटर, ठीक है। इस तरह से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसमें दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो और ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, जरूरी क्वेश्चन है कि मिलीग्राम। तो m की वैल्यू दे दी इसने 0.001 मिलीग्राम, तो ये आ जाएगा 0.001 × 10⁻⁶ किलोग्राम के बराबर। और हमें क्या दिया है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो Q = 3e यानी कि 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो 16 3 48 होते हैं, तो 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश हो गया इसमें। अब हमें पूछा है कि इसे को संतुलन कर सके ऐसा विद्युत क्षेत्र बताना है। तो QE = mg, तो E = mg/Q। तो m की वैल्यू 0.001 × 10⁻⁶, g की वैल्यू 10 रख दो, या तो दी जाएगी सवाल में, नहीं दी जाए तो आप 10 ले सकते हो, ठीक है। और आवेश Q की वैल्यू आ गई 4.8 × 10⁻⁻⁹। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.04 × 10 वोल्ट प्रति मीटर ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो इसमें ये आंकिक प्रश्न भी हो गए। तो हर तरह की चीज़ें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कर ली। तो अब पहला चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो गया है।
तो इसमें जो भी चीज़ें और रह गई, कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।